अयोध्या धाम की सड़कों पर छोटा भारत देखने को आपको मिलेगा। भयानक शीत लहरी में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सरयू में नहा के लोग बड़ी संख्या में, भारी तादाद में, सड़कें जाम हैं, दर्शन के लिए वहाँ पे हैं। कई लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है वहाँ पे, वो भारत के दर्शन करा रहा है। देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, शहरों से बड़ी संख्या में लोग पैदल चल के, गाड़ियों से, हवाई जहाज़ से, जैसे जिसकी जो सुविधा है उससे वो पहुंच रहा है। यही है जब मानस को आप समझने की कोशिश करते हैं कि देश का मूड क्या है, लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ये एक बड़ी घटना इस समय हमारे समकालीन हो रही है। दूसरी तरफ एक यात्रा राहुल जी भी निकाल रहे हैं असम से, और उसमें भी एक लोगों को जोड़ने की बातचीत हो रही। तो दो बड़ी घटनाएं इस समय समकालीन समय में हो रही हैं, और इसके ज़रिए लोगों के मन को समझने की, उनके मूड को भांपने की, और वो क्या सोच रहे हैं उसको समझने की कोशिश होती है। अब अगर कोई ये कहे कि इसका राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है वो हिपोक्रेट होगा, क्योंकि जो लोग सोचते हैं, जिस घटना का, जिस स्थिति का, जिस परिस्थिति का उन पर प्रभाव पड़ता है, उसी अनुसार वो अपना मत रखते हैं। और इसलिए इस बात से इनकार किसी को नहीं करना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अयोध्या में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, इसके राजनीतिक फलित हमें देखने को मिलेंगे। किसको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या इंडिया, इन सब से अलग मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सैकड़ों सालों बाद लोगों के मन में ये विचार आए हैं, और लोग उसके लिए लालायित हैं, दिल में है, उनके हृदय में है। इसमें कोई ला नहीं सकता या कोई उनको रोक नहीं सकता। जो सुबह से हम लोग नज़ारा देख रहे हैं, वो तस्वीर ये बयां करती है। तो इसका विश्लेषण करना चाहिए कि चूँकि हम मात्र 90 दिन के अंदर लोकसभा चुनाव में प्रवेश कर जाएंगे, उसमें इन घटनाओं का क्या असर होगा, लोग किस प्रकार से अपने को मतदान के लिए तैयार करेंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, किसके पक्ष में जाएंगे, किसके पक्ष में नहीं जाएंगे, क्या ये घटना इतनी बड़ी है कि लोगों को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाएंगी पार्टियां। हालांकि मैं इस बात से इनकार करता हूं कि लोगों को बहुत मोड़ने की जो कोशिश पार्टियां दावा करती हैं, उन दावों में जब तक लोगों के मन तक आप नहीं पहुंचते हैं, जब तक उनसे अपने आप को आप कनेक्ट नहीं करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि अब ये है, तो हम इसी को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी घटना कोई है नहीं, और इसने बाकी सारे मुद्दों को राजनीतिक फलक से दूर कर दिया है फिलहाल के लिए। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसको कैसे समझा जाए। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक चर्चा होगी ये, और इसी को आज समझेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, संजय कुमार जी हैं, CSDS के प्रोफेसर हैं और एक जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। अभय कुमार दुबे जी हैं हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सामाजिक अध्ययन का काम करते हैं। सज्जन कुमार सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, CSDS का भी एक सर्वे था, कई और एजेंसीज ने सर्वे किया कि जो इस तरीके की चीज़ें जब समाज में होती हैं, घटनाएं होती हैं, उससे लोगों के मन में क्या बदलाव आता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक लाइन में सरलीकरण करके ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 के लिए एजेंडा सेट हो गया है? नीरज जी, कम से कम बीजेपी के लिए तो एजेंडा सेट हो गया है। मुझे लगता है 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिस बात को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी, वो इस बात का जिक्र करेगी कि राम मंदिर बनाने का हमने वादा किया था और अब हमने ये वादा पूरा किया। और फिर इसको तमाम एक तरह से मतलब इसको सजा सजा सवार के जनता के बीच में दिया परोसा जाएगा कि देखिए, जो काम 500 साल में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। तो मेरे हिसाब से नीरज जी, बिल्कुल ये एक बड़ी
एक बड़ा मुद्दा होगा। राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है बीजेपी के नजरिए से, अगर हम देखें 2024 के चुनाव में। जी, जैसे जो आप लोगों का भी सर्वे था CSDS का, उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उत्तरोत्तर हम देख रहे हैं लोगों का मूड कैसे बदलता है। 2009, 14, 19 और अब 24 के दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। क्या जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्रद्धालु हैं, या जो लोग श्रद्धालु हैं मंदिर नहीं जाते लेकिन भाव वही रहता है उनका, और ऐसी घटनाओं के बाद क्या मन बदलता है उनका वोट देने के पक्ष में या नहीं? इन सब चीज़ों को लोग निजी तौर पर रखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं? देखिए नीरज जी, ये जो आंकड़े अभी स्क्रीन पर हैं, इस वक्त तो कोई बड़ी घटना, ऐसी कोई धार्मिक घटना नहीं हुई थी। फिर भी आप देखें 2009, 14 और 19 तीन लोकसभा चुनाव के समय के आंकड़े हैं और बहुत साफ दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों के धर्म में आस्था बढ़ी है, वैसे वैसे उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है। 2009 के चुनाव में ऐसे लोग जो लगभग रेगुलरली मंदिर जाते थे, वो 28% उन्होंने बीजेपी को वोट किया। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, 2009 के चुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 18% वोट थे, 10% उससे ज्यादा था। वो 2019 में 51% है, जबकि दूसरे 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिला। तो ट्रेंड बहुत साफ है। और 22 जनवरी में जो एक तरह से रामलला का प्राण प्रतिष्ठान का जो आयोजन हुआ, इसके बाद ये ट्रेंड और बढ़ने की गुंजाइश है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गिरावट आएगी या बिल्कुल प्लेट्यू होगा, स्थिर होगा। पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं कि इस तरह का जो रिलेशनशिप है, जिनकी धर्म में ज्यादा आस्था है, उनका वोट बीजेपी की तरफ जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चूंकि 2019 में 51% लोगों का आंकड़ा आया था और 5 साल बाद हम लोग चर्चा करें जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है कि ये मैं समझाइएगा। दूसरा, क्या ये किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है या ये देशव्यापी ट्रेंड होता है? इसका आकलन कर पाना तो बहुत मुश्किल है कि 51 से क्या ये 61 पर जाएगा या 71 पर जाएगा। लेकिन एक अगर अमूमन अंदाज लगाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 71, 72, 74% होने वाला है। लेकिन हाँ, 10-12% का इजाफा होने की पूरी 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 उम्मीद है कि जो लोग रेगुलर मंदिर जा रहे हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अब उनमें से बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10, 12, 15% तक और बढ़ सकता है। ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं। दूसरी बात, ये कमोबेश हर जगह पे दिखाई देता है, चाहे अब दक्षिण की बात करें, चाहे उत्तर भारत के राज्यों की बात करें। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार कम है, इसी के लिए वहां उतना असर बीजेपी के लिए नहीं डालता है। बीजेपी का थोड़ा वोट बढ़ जाएगा, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता। तो कमोबेश प्रवृत्ति तो वही है। मान लीजिए कि 5% वोट तमिलनाडु में बीजेपी को आता है, उनमें से भी ज्यादातर वोट वही होंगे जो ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, और कम वोट उनके बीच में मिलता है जो कम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन उन वोटों का सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 5%, 10% वोट से आप सीट नहीं जीतते। तो सीटों के अगर नजरिए से देखें तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों में दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में है। दक्षिण में भी, पूर्व के राज्यों में भी, पश्चिम के राज्यों में भी कमोबेश यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो मोटे तौर पर उत्तर और पश्चिम में जहां भाजपा बहुत मजबूत है, उनको ज़्यादा उन इलाकों में फ़ायदा होगा और ज़्यादा उनके वोट परसेंटेज में इजाफा होगा। सीट तो चूंकि उतनी ही रहेंगी, लेकिन और बड़े मार्जिन हो सकते हैं। ये एनालिसिस सही है? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब अगर हम 2-4 स्टेट का उदाहरण ले लें, गुजरात का उदाहरण ले लें, राजस्थान का उदाहरण ले लें, दिल्ली का उदाहरण ले लें, ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने पूरी की पूरी सीटें जीती थी। 25 सीटें राजस्थान में, 26 सीटें गुजरात में, 7 सीटें दिल्ली में, और भी ऐसे कई राज्य हैं। अब इन राज्यों में बीजेपी का वोट तो बढ़ेगा, लेकिन उससे सीटों में अंतर नहीं आएगा। तो ये बहुत साफ संकेत मुझे लग रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का वोट इन सब राज्यों में मुझे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी सूरत में बीजेपी का वोट नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ओके, तो ये जो परिस्थिति बन रही है उसका एक आकलन ये है। अच्छा, इस बीच एक खबर है जो इस चर्चा में आ भी सकती है रेफरेंस में, लेकिन बताना ज़रूरी है चूँकि वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है।
ये खबर आ चुकी है, तय किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, तो उनको ये भारत रत्न देने का फैसला सरकार ने किया है। अभय दुबे जी, क्या ये राम मंदिर 2024 का मेन एजेंडा है और इसी के इर्द गिर्द चीज़ें तय होंगी, और इसमें जैसा कि अभी डेटा एनालाइज हम लोग कर रहे थे, बीजेपी ने बढ़त बना ली है? देखिए, संजय जी ने जो विश्लेषण किया है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। हम लोग पहले भी CSDS के इन आंकड़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उन कार्यक्रम में मैं भी था और संजय जी भी थे, और हम लोग आपस में भी बात करते रहते हैं इन सवालों के ऊपर। तो इसमें एक बात मैं संजय जी की बात में जोड़ना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि जो हिंदू राजनीतिक गोलबंदी है, अगर उसको आप धार्मिकता से ना भी जोड़ें, बढ़ती हुई धार्मिकता, कम मंदिर जाने वाले, ज्यादा मंदिर जाने वाले लोगों के साथ आप ना जोड़ें, तो हिंदू राजनीतिक गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस वक्त भी ज्यादा हो रही थी जब वो लोकसभा का चुनाव हार जाती थी। जैसे 2004 में भाजपा लोकसभा का चुनाव हार गई, कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2009 में भाजपा लोकसभा चुनाव हार गई। लेकिन उस वक्त के अगर CSDS के आंकड़ों पर हम लोग गौर करें तो हम पाएंगे कि उस वक्त भी हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस या गैर कांग्रेस दलों की अपेक्षा ज्यादा वोट दिए थे। तो वो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न पहले से चल रहा है, और मैं ये मानता हूं कि इस पैटर्न के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिछले 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष चल रहा है राष्ट्रीय, पिछले 100 वर्ष में किए गए प्रयासों का ये संचित फल है। और उसको एक जो अनायास अभूतपूर्व उछाल मिला है, ये नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय होने के साथ मिला है, कि उनके आने से उनकी करिश्माई शख्सियत है, उसकी वजह से इस चीज में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। क्रमशः होने वाली बढ़ोतरी के बजाय इसमें अचानक एक तरह का स्पाइक आया है, मतलब एक तरह का ऊर्ध्वगामी आया है, ये इस तरह से हुआ है। दूसरी बात मैं इसमें यह कहूंगा कि जैसा कि संजय जी ने कहा कि भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में उसके वोट बढ़ जाएंगे पहले से ज्यादा, और जो जिस अंतर से उन्होंने सीटें जीती थी वो अंतर भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से भाजपा ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिन राज्यों में उसका 91%, 95% या 99% स्ट्राइक रेट था, वहां पर वो स्ट्राइक रेट बना रहे, और अगर हो सके तो कुछ और बढ़ भी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या उत्सव जिस कुशलता के साथ में और भव्यता के साथ मनाया है उसने, उससे मुझे लगता है कि ये बन जाए। और ये सिलसिला, ये उत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये उत्सव मैं तो मानता हूं कि जैसे आज 3 लाख लोगों ने वहां दर्शन किए हैं, उस पर काफी अव्यवस्था भी फैली, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पर जाना पड़ा व्यवस्था संभालने के लिए, अपने DGP को भेजना पड़ा, अपने मुख्य सचिव को भेजना पड़ा, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग वहां पर उमड़ पड़ेंगे। मंदिर के खुले रहने का समय भी बढ़ा दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें। जैसे अभी आपने शुरू में बताया 100 दिन दूर है लोकसभा चुनाव, तो इन 100 दिनों में अगर प्रतिदिन आज 3 लाख लोगों ने दर्शन किए, अगर इसी को औसत माना जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन अयोध्या में कर चुके होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद होगी कि इनमें से जो हमारे पहले से वोटर थे वो और श्रद्धा के और निष्ठा के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जो वोटर हमारे नहीं थे वो भी अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर इस प्रभाव में पुनर्विचार कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक सकते हैं। अब ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शक्तिशाली आधार नहीं है, जहां उसने 2019 में केवल अपने दम पर विपक्षियों का सुपड़ा साफ नहीं किया था, उसके साथ उसके सहयोगी दलों की भूमिका थी, जैसे बिहार में भूमिका थी या महाराष्ट्र में भूमिका थी, तो ये चीज जो वहां पे भी इतना ही असर पड़ेगा, क्योंकि वोटर तो होते हैं लेकिन वोटरों को तो हार्नेस करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उनको अपने पक्ष में गोलबंद करना पड़ता है। स्वतः स्फूर्त तरीके से वोट आपको देने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जहां पर संगठन की शक्ति की जरूरत होती है। तो दक्षिण भारत में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है हम लोग जानते ही हैं उसको, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, बिहार में अभय जी एक चीज बताइए कि जानते ही हैं। अभय जी हो सकता है कि इतना असर ना पड़े। अभय जी, आपने कहा कि हिंदू वोटों की गोलबंदी हो जाती थी, जीते। मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ, पहले मैं संजय जी से एक सवाल ले लूँ, फिर मैं आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन भी और लूँगा। संजय जी, क्या जो नए लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, इस मंदिर से जुड़ रहे हैं, नए लोगों के अंदर उत्साह है? मैं अभी 15 दिन घूम के आया हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा कि बहुत से लोग स्वतः स्फूर्त
उस मंदिर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, तो क्या जो सर्वे में आता ही जो लोग मंदिर पहले से जा रहे थे, कम जा रहे थे, ज़्यादा, कुछ लोग नए भी होंगे, जो जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी जिसको हम बोलते हैं, वो भी तो उसकी तरफ जा रही है। क्या वो संख्या भी जुड़ेगी जो गोलबंदी का सेंस ले रहे हैं अभय दुबे जी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नीरज जी, मेरा भी अनुमान यही है। अगर आप आम जनता से बात करें, मुझे लगता है कुछ ऐसे भी वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए पहले वोट नहीं किया, लेकिन अब मंदिर से बहुत उत्साहित है। उन्हें लगता है मंदिर निर्माण एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा काम हुआ है, और इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि भाई 500 साल में जो काम नहीं हुआ वो कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने। तो मुझे लगता है ऐसे वोटर हैं जिन्होंने पहले बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन वो कट्टर दूसरी पार्टी के कोई समर्थक नहीं है, जिनको हम कहते हैं फ्लोटिंग वोटर। उनमें अब ये भावना आने लगी है, जाएंगे मंदिर दर्शन करेंगे, नहीं भी जाएंगे तो भी टीवी पे जो देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, और जिस तरह से इसका उत्सव मनाया गया, वो इसकी भव्यता को और एक तरह से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है कि भाई तमाम देश दुनिया के तमाम लोग इसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, नए वोटर जुड़ेंगे बीजेपी के साथ, ऐसे वोटर जो मंदिर की प्रशंसा कर रहे हैं और एक बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, जिसमें आपने जो जनरेशन जो नए वोटर्स का जिक्र किया वो जरूर। जी बिल्कुल, XYZ जहाँ जहाँ तक लेना चाहें, एकदम नई वाली जनरेशन। अबे जी, इसके ये जो नया वोटर भी गोलबंदी में जुड़ रहा है सर, ये तो फिर मतलब पूरा गेम सेट हो गया। अगर हम उत्तर भारत और पश्चिम भारत में ही और ज़्यादा स्ट्राइक रेट को पुख्ता कर लें तो फिर 24 का गेम ओवर है सर, इस हिसाब से तो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं संजय जी की बात से एक बार फिर सहमत हूँ। हाँ। मैंने तो कहा ही था अपने वक्तव्य में कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, वो भी मंदिर के प्रभाव में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यही तो बात मैंने कही थी जो आप लोग कह रहे हैं। इसमें उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, केवल भाषा का फर्क है। अब हम ये कहने लगे कि उन्होंने वो वोट दे देंगे, हम कह रहे हैं वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे, इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था। तो ये तो है ही। मैं तो मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि 63 से अपनी सीटों की संख्या 75 बढ़ा ले, और ज्यादा जोर मारा तो हो सकता है पूरी की पूरी 80 सीट जीत ले। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो माहौल बना है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ने की उसके लिए गुंजाइश है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। लेकिन जैसा कि संजय जी ने कहा कि भाई कुछ प्रदेशों में तो सीटें ही नहीं है, तो वहां कैसे बढ़ेंगी? तो उत्तर प्रदेश में उसे अपनी सीटें उसकी बढ़ सकती हैं। और कहां सीटें बढ़ेंगी, ये प्रदेशवार इसका अध्ययन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहां पे केवल जीत का अंतर बढ़ेगा और कहां पे सीटें बढ़ेंगी। प्रेम कुमार जी, सर बिहार से एक खबर भी आ गई है। अब मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, वो चर्चा में आएगा जरूर, क्योंकि आपके राज्य का मामला है और सज्जन जी के भी इलाके का मामला है, तो उस पर चर्चा होगी कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। अब जो एक लोग यूज़ करते हैं वर्ड, वो आप चाहें तो यूज़ कर लें कि अगेन एक मास्टर स्ट्रोक है बिहार के लिए, और बिहार इस समय बड़ा फ्रेजाइल स्टेट है। प्रेम कुमार जी, दोनों चीजें। नीरज जी, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हाँ। और ये इस बात को की तस्दीक करता है कि बिहार में बदलता हुआ राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में बहुत एक चिंताजनक पहलू है। उसको वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक जो आप बोल रहे हैं वो खेला है। ये है, बिहार 39 सीटें बीजेपी के पास थी पिछले चुनाव में, तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा नीतीश जी के चले जाने के बाद? तो उसके हिसाब से ये कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। ये इमोशनल मामला है, पूरे ओबीसी समुदाय को, नाई जाति से संबंधित थे, पूरे ओबीसी समुदाय को प्रभावित करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात की तस्दीक भी करता है, ये बात मैं कह रहा हूं जी। और दूसरा वाला जो मंदिर का उभार, मंदिर का क्या असर देखेंगे आप? देखिए, सभी लोगों ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि प्राथमिकताओं में वोट देने की जो कई प्राथमिकताएं होती हैं, उनमें से एक और एड ऑन हो गया है कि राम मंदिर भी एक प्राथमिकता है। इसके बावजूद के आपने आंकड़े जो दिखाए 14 से 19, उन आंकड़ों में जो मंदिर जाने वाली आबादी है उनकी संख्या बढ़ती गई है, और 51% वाला जो मैक्सिमम जो आपने दिखाया 2019 का, तो उसको अगर हम देखें तो उस समय 37% बीजेपी को वोट मिले थे
और उसका आधा यानी 23 करोड़ का आधा, लगभग मान लीजिए 12 करोड़ मंदिर जाने वाली आबादी बीजेपी के साथ थी, ये आंकड़े कह रहे हैं। और इस आंकड़े में बढ़ोतरी भी हुई है और निश्चित रूप से इसमें थोड़ा और इजाफा होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि क्या वोट बढ़ने से सीटें भी बढ़ेंगी, और ये रणनीतिक मामला होता है। उत्तर प्रदेश में का ही उदाहरण लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 7% वोट ज्यादा मिले थे, 6.93% वोट ज्यादा मिले थे 2014 के मुकाबले। लेकिन सीटें 9 घट गई थी। क्यों? क्योंकि उनके मुकाबले एक एसपी बीएसपी का गठबंधन खड़ा हो गया था, क्योंकि 7% वोट कम नहीं होते। तो इस बार क्या वोट प्रतिशत बढ़ेगा? मान लीजिए कि कुछ वोट बढ़ते हैं, कुछ वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये इस बात पर निर्भर करने वाला है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आता है। यानी इस वोट परसेंटेज बढ़ने का जो बीजेपी के फेवर में जो माहौल है, उसका मुकाबला गठबंधन से किया जा सकता है। ये इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। इसलिए यहाँ रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, लेकिन ये बात है कि यहाँ प्राथमिकताओं में राम मंदिर एक और प्राथमिकता जुड़ गई है, वोट देने का कारण बन गया है। जी अभी लाते हैं इसको भी, इंडिया वाले भी, कि अब वो उसका क्या स्ट्रेटजी बनेगी। सज्जन कुमार जी, 2 प्रश्न यहाँ पे खड़े हो गए हैं, एक नया जुड़ गया है, लेकिन अब उस पर बातचीत मैं ज़रूर करूँगा, अभी संजय जी के पास भी जाऊँगा। लेकिन ये जो जनमानस उमड़ा है, जिसको मैंने कहा कि पूरे अयोध्या में छोटे भारत के दर्शन हो रहे हैं, सड़कें जाम हैं और इतनी शीतलहर में लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई पार्टी उनको बहुत प्रोवोक कर रही है, घरों से ले जा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग स्वतः स्फूर्त वहाँ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग 200-200 किलोमीटर पैदल इस ठंड में चल के गए हैं। इस मानसिकता को, इस मानस को अगर रीड नहीं कर पा रहा है कोई, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, उनके लिए बहुत निराशा होगी 2024 में। क्या आपको लगता है कि 24 के लिए बड़ा गेम चेंजर है? और साथ में फिर कर्पूरी जी वाला तो मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया बिहार में। देखिए नीरज जी, लगभग 10-11 तारीख तक हम लोगों ने भी अयोध्या में 10 दिन, 22 तारीख को कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो हमने सोचा कि 10 तारीख तक देखें कि माहौल क्या है। तब तक थोड़ा सा फिर भी एक्सेस था, सब कुछ था। सबसे ज्यादा आश्चर्य क्या है कि आप देखेंगे कि अयोध्या जो शहर है 5 किलोमीटर, जो मंदिरों का पूरी ज्यादातर वहाँ होटल वगैरह तो है नहीं, तो आपको रुकना है तो वहां पे जो हर गलियों में जो अलग अलग साधु हैं, महात्मा हैं, उनके जो अखाड़े हैं, उन्हीं की जो व्यवस्था ठहरने हैं उसमें आप ठहरे, बहुत मूलभूत सुविधा है। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है, आप देखेंगे कि दक्षिण भारत से और पश्चिम भारत से, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ की महिलाओं का था ये। और वो महिलाएं जो थी उसमें ज्यादातर निश्चित तौर पे वो महिलाएं थी जो उम्र में आप रखें कि 40 के ऊपर हैं। लेकिन आप एक सेंटीमेंट को मैप कीजिए कि अयोध्या में 22 को प्राण प्रतिष्ठा होना है और 10 तारीख तक अयोध्या भरा हुआ है महिलाओं से। मैं हिंदी पट्टी की तो बात भी नहीं कर रहा, और बाकी लगे हुए राज्यों की। आप सीधा देखिए कि इसका इंपैक्ट पहले से कितना है। दूसरी बात आप देखिए, सोमनाथ का जब जीर्णोद्धार हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, तो राजेंद्र प्रसाद गए और नेहरू नहीं गए। इसका असर इसलिए नहीं पड़ा कि एक पार्टी की बात थी, और दूसरा नेहरू का अपना भी एक स्टेचर भी था। अभी जो नैरेटिव ये बना है, गेम चेंजर ही नहीं है ये, तो एक आप कहें तो बिल्कुल एक डिकेडल, मतलब आने वाले कई चुनाव तक जो इसकी मेमोरी होने वाली, जो पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी होती है, और उसका एक टाइम स्पेन होता है। पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी क्या है? वो ये है कि आने वाले समय में 10, 20, 30 साल बाद जब हर बार ये देखा जाएगा कि जो एक एपोकल सिविलाइजेशनल चर्निंग के तौर पे समाज ने जिस इवेंट को अपनाया, उस समय कौन लोग उसके साथ थे और किन लोगों ने वहां पे अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई। फिर आपका वो कोई लॉजिकल नुआंस वहां पे नहीं चलेगा कि साहब हम राम के भक्त थे लेकिन 22 को नहीं गए, हम शंकराचार्य के कारण नहीं गए, इत्यादि इत्यादि। पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी में आपने आने वाले कई दशकों के लिए प्लॉट खो दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप देखिए, जो जेनरेशनल शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, अभी सीधी सी बात है कि चाहे वो रूरल जेंट्री हो या अर्बन हो या मेट्रोपॉलिटन हो,
आज की तारीख में जो एंकर है वो जेन जी है या जो लेट मिलेनियल है वो है, उसका जो उत्साह है और वो अक्रॉस कास्ट और क्लास स्पेक्ट्रम है। तो इसमें आप देखेंगे कि 80 और 90 के दशक में वो तमाम पार्टियां जो कांग्रेस से अलग होके जो सेकुलर या सोशल जस्टिस इन दो धुरियों पे जो बीजेपी और हिंदुत्व को घेरने की राजनीति की, उस तमाम राजनीति के पास एक सबसे बड़ा संकट तो एक है कि ना तो उनके पास अपने कोर आधार को बचाने का कोई एक विमर्श बचा है और उनके पास कोई भाषा भी नहीं बची है जिससे वो इस शिफ्ट को समझ सके और अपनी उसमें दखलंदाजी कर सके। तो अभी सबसे बड़ी बात आप देखें कि जब मार्च, अप्रैल और मई में चुनाव होगा और जब अपोजिशन के सामने बीजेपी ये सवाल खड़ा करेगी कि साहब 22 तारीख को जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, ये लोग वहां पे गए ही नहीं है, बाकी अपने पैरेलल कार्यक्रम में लगे थे। उस समय उस नैरेटिव को काउंटर करने का अपोजिशन के पास कोई मजबूत वजह नहीं। कारण क्या है कि बीजेपी का नैरेटिव है इसलिए मजबूत नहीं है। बीजेपी का नैरेटिव अभी जो एक टेक्टोनिक चर्ण है जिसको आप फील कर सकते हैं, उस चर्ण के साथ बिल्कुल आत्मसात कर चुका है। तो आप बीजेपी से लड़ें, आप हिंदुत्व से लड़ें, लेकिन आप उस नैरेटिव के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं जो समाज ने बिल्कुल पूरी ज्योग्राफिकल स्प्रेड के साथ, एक पूरे क्लास के स्प्रेड के साथ, जेंडर के स्प्रेड के साथ आत्मसात कर चुका है। तो सीधा सा दिखाता है ये चर्निंग ही नहीं है, ये अपोजिशन की एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। सीटें आप जो भी जीते अपने अपने कोर में क्षेत्रीय दल भले ही बचा लें, लेकिन नैरेटिव वॉर में अपोजिशन बिल्कुल पीछे हट चुका है। उसे बिल्कुल कुछ कहते हैं ना कि ऑनरेबल एग्जिट ऑप्शन चाहिए, जो आज के डेट में नहीं दिख रहा है। कम से कम 24 में नैरेटिव वॉर में अपोजिशन के पास कोई ऑनरेबल एग्जिट नहीं। जी संजय जी, क्या बिहार में बड़ा खेल होने वाला है क्या? आप मुस्कुरा रहे थे जब वो खबर आई थी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्रिकेट की भाषा में कह रहे थे ना कि मास्टर स्ट्रोक किया। नहीं, वो शब्द जो कि बहुत लोग कहते हैं कि हर चीज को आप लोग मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। अब मैंने कहा इससे बढ़िया कोई वर्ड मुझे मिल नहीं रहा था उस समय, तो ये मास्टर स्ट्रोक खेल लिया उन्होंने बिहार में। नहीं, मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है। क्रिकेट की भाषा में मैं अगर समझाऊं, तो कहते हैं ना कि जब बॉलर बॉलिंग करता रहता है तो आप स्वीप करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब आप रिवर्स स्वीप कर देते हैं तो फिर बॉलर को समझ नहीं आता कि बॉल कहां फेंके। तो मंदिर निर्माण और ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो सब हो रहा था, वो तो बीजेपी स्वीप कर रही थी, छक्के चौके लगा रही थी। अब सवाल ये जो रिवर्स स्वीप कर दिया उन्होंने, और रिवर्स स्वीप में क्यों कह रहा हूं, विपक्ष को लग रहा था कि ये एक मुद्दा है जिसके सहारे वो मतदाताओं को गोलबंद करेंगे, बिहार में, यूपी में और कई राज्यों में। अब बीजेपी ने रिवर्स स्वीप लगा दिया, केंद्र सरकार ने रिवर्स स्वीप लगा दिया। अब सवाल यह है कि विपक्ष गेंद कहां डाले। तो बड़ा मुद्दा तो है, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है बिहार के चुनाव के लिए, और दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ने वाला है। अच्छा, जेडीयू ने ये कहने की बजाय कि एक जैसा ये कह रहे थे कि राजनीतिक तौर पे ये फैसला लिया गया, वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, धन्यवाद तो देना पड़ेगा। ये तो वैसे ही है कि आप राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने गलत किया है। नहीं, क्या मैं उसी तरह से धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। क्या नीतीश जी फरवरी के पहले हफ्ते से पहले कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं क्या? खुला सवाल है। एनडीए में जा सकते हैं क्या दोबारा? बहुत चर्चाएं हैं ऐसी सर। अब ये तो मतलब हमारे सर्वेक्षण इन सब चीजों का पता नहीं लगाते, ये सब तो नहीं, एनालिस्ट के तौर पर आप लगाएंगे और आपके सहयोगी जो पत्रकार हैं कह सकते हैं। सचमुच इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। दुबे जी, आप लगा सकते हैं क्या? ये देखिए, मामला बहुत आगे बढ़ गया है और नीतीश कुमार जी बहुत दुखी हैं। देखिए, ये मैं कह सकता हूँ, दुखी हैं वो, क्योंकि उनको उतना सम्मान नहीं मिला इंडिया गठबंधन में। पहले संयोजक नहीं बनाया गया, फिर उनकी सुनी नहीं गई। 50 बार वो कह चुके सीटें उटे बांट लो, कोई सुनी नहीं रहा उनकी। सब अपने अपने बिजी, अपनी यात्राएं और अपनी फलाना ढिमकाना सब चल रहा है। ऐसे में क्या विकल्प है उनके पास? उनको अपना भी तो अपना अस्तित्व बचाए रखना है ना। और इसके बीच में ये रिवर्स स्वीप मार दिया बीजेपी ने। दुबे जी, खेल होगा क्या लग रहा है? मैंने तो नीतीश जी के मन में झांक के नहीं देखा है कि वो दुखी है कि सुखी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है तो उसे दुख दिखाई पड़ा है उसे उनके मन में। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, शायद ये सही बात है आपकी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार
के संदर्भ में एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रही है लंबे अरसे से। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के 2-3 पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक उसमें पहलू यह है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीमार होते जा रहे हैं, इनकी स्मरण शक्ति गड़बड़ाती जा रही है और इनको एक खुफिया किस्म की दवा दी जा रही है। जीतन राम मांझी ने ऑन रिकॉर्ड कही है बात ये। दूसरी तरफ ये अमित शाह ने भी एक वक्तव्य दे दिया कि हमारे पास कोई प्रस्ताव आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। तो उसके बाद तुरंत ये कहा गया, जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर ऐसा प्रस्ताव आता है और नीतीश कुमार हालांकि हैं पलटू राम, लेकिन अगर वो जाते हैं एनडीए में तो हम उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। तो ये दोनों तरफ से, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इनकी स्मरण शक्ति का क्षय हो रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी फिर से कोई एक शातिर दिमाग आदमी है जो फिर से अपने हितों को देखते हुए अपनी राजनीति को बदल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है, उसको लगता है कि ये एक कमजोर कड़ी है, इस कमजोर कड़ी को अगर हम तोड़ देंगे विपक्ष की एकता में, तो न केवल बिहार की राजनीति को हम प्रभावित कर पाएंगे, जो हमारे हाथ से निकल गई है उसको हम दोबारा अपनी ओर खींच पाएंगे, बल्कि पूरी विपक्षी एकता की साख इससे गिर जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है और इसके लिए वो बड़ी चतुराई के साथ में एक मुहिम चला रही है। जैसे अभी सोशल मीडिया पे एक खबर आई कि अब सम्राट चौधरी परेशान है कि वो अपनी पगड़ी को कहां बहाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया था कि नीतीश कुमार, तो वो इस तरह की बहुत सारी बातें बुनी जा रही हैं सम्राट चौधरी की, ताकि उनको दुबे जी सर, के दायरे से निकाला। सम्राट चौधरी की पगड़ी इररिलेवेंट है इस संदर्भ में। देखिए प्रेम कुमार जी आपसे सवाल है मेरा, सम्राट चौधरी जी तो ठीक है अपनी पगड़ी जैसे भी रखे वो, उन्होंने कसम खाई थी इसलिए। हाँ मुझे मालूम है, वो लोगों को भी मालूम है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो घटना होने वाली है ना, देखिए नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक करियर इतिहास है उसमें वो बार बार पलटते हैं, इसलिए लोग ये बार बार अनुमान लगाते हैं, सारे पत्रकार, एनालिस्ट, नेता, विपक्ष, जो भी कहिए आप, कि चूंकि आपका बार बार का ये इतिहास रहा है कि मुझे ध्यान है जब वो आरजेडी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया था उन्होंने पिछली बार, तब उन्होंने कहा था कि इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो मोदी जी को हरा दे। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड बाइट है नीतीश जी की। तो नीतीश जी इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि ये बात सहजता से मानी नहीं जा सकती कि वो कुछ करें और हम कहेंगे नहीं वो तो विपक्ष के चेहरा बने इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी के गेम से ज़्यादा उनकी वल्नरेबिलिटी इसमें क्वेश्चन मार्क होती, नंबर 1। नंबर 2, जो खेल अब अगर इसको आप खेल भी कहें कोट एंड कोट कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है और उनकी जयंती बुधवार को उसके मौके पर उनको दिया भी जाएगा, ऐसे में अब नीतीश जी के एंगल से सोचिए आप, अभी आप लोगों के विश्लेषण से ही, ये चारों लोग जो बैठे आप लोगों के विश्लेषण से लग रहा है कि 24 में संभावनाएं बहुत कम है कि इंडिया गठबंधन सेल थ्रू कर पाएगा। क्या होगा ये परिणाम हमको नहीं पता हम लोगों को। ऐसे में नीतीश जी के लिए क्या बेटर फायदा होगा? वो तो बहुत ही मतलब मजे हुए राजनीतिज्ञ है ना प्रेम कुमार जी। देखिए, आपके इस प्रश्न को 2 तरीके से हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक तो नीतीश जी जब फैसला लेते हैं तो उनका पैटर्न क्या है फैसला लेने का। वो हाल फिलहाल में जो पैटर्न रहा है कि एक चुनाव वो एनडीए के साथ लड़ते हैं तो एक चुनाव दूसरे अपोजिशन में जाके लड़ते हैं। अब पिछले चुनाव चूंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा और उसके बाद सीटें उनके पास आई 43, तो अब लोकसभा चुनाव में, जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से उनकी जीती हुई 5 सीटें ले ली थी और 17 के बजाय बीजेपी ने 22 के बजाय 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो वो कंफर्टेबल स्थिति जा चुकी नीतीश कुमार जी के पास। इनको पता था कि अब 43 विधानसभा सीट हैं तो अब 17 लोकसभा सीट तो बीजेपी हमें देगी नहीं। तो इनका जो बदलाव है एक अपने हक में वो था कि अब महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़के हम अपनी ताकत को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं या बचा के रख सकते हैं। तो कम से कम आज 16-17 सीटों पर लड़ने की स्थिति में है नीतीश कुमार, और गठबंधन में इलेक्शन होता है तो बिहार में कम से कम हारेंगे नहीं, ये भी वो जानते हैं। वो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि ये गठबंधन जो है नीतीश कुमार सीट नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद दूसरी बात हम देखें, जो दूसरा आधार है कि जैसे अभी केसी त्यागी जी को उन्होंने बहुत नजदीक सटाया है, हालांकि सीनियर नेता है, वो लगातार एनडीए के फेवर में कुछ ना कुछ सिम्टम्स देते रहे थे। आज जबकि गवर्नर से मिले नीतीश कुमार जी, उसके बाद ये फिर सवाल जब तेजी से उभरने लगा तो केसी त्यागी जी से जब स्पष्ट पूछा गया कि भाई बताइए ना साफ साफ
कि आप एनडीए में जाएंगे कि यहाँ रहेंगे, क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा हम लोग तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के मेंटोर हैं, हम बनाने वाले हैं, इसलिए हमारा कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता, उन्होंने सीधे सीधे कहा है। तो इन दोनों आधारों पर हमें लगता है कि ये बातें अभी अफवाह ही हैं। जी सज्जन जी, 10 मिनट पहले ललन सिंह ने कहा था कि नहीं मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहे वाला हूँ, ये बीजेपी ने चलाया है एजेंडा, और 10 मिनट बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज वो राज्यपाल से मिल गया, ठीक है। अब जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन जी कह रहे हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम के संदर्भ में राज्यपाल से मिलने गया था। मुझे नहीं पता, हो सकता है उनकी बात सही भी हो, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम हो रहा है, क्या लगता है आपको बिहार में बड़ा खेला होने वाला है क्या? देखिए, क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक पिछले 4-5 दिनों से जो र्यूमर चल रहा है उसमें कुछ आरजेडी के बड़े नेताओं ने पर्सनल बातचीत में कुछ बड़े पत्रकारों से, जो कि बहुत ही ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया, ये बिल्कुल था कि जो अलायंस है आरजेडी और नीतीश कुमार जी का, उसमें कुछ बड़े नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी सी उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ पैटर्न है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, केसी त्यागी जी की बात आई, बिल्कुल सही बात है, वो तो तमाम डिबेट में नोशनली इंडिया अलायंस को एंडोर्स कर देते हैं और फिर उसके बाद कांग्रेस की बखिया उधेरने लगते हैं। उसके साथ देखिए, नीतीश कुमार जी के अपने एमएलए हैं गोपाल मंडल जी, अगर आप लोगों को ध्यान दो, पिछले 2 महीने से हर एक हफ्ते के बाद वो कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं जिसमें वो खुलेआम कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भला बुरा जितना कुछ, मतलब बीजेपी उतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रही जितना गोपाल मंडल दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के तरफ से कोई उस पर नियंत्रण या अंकुश जैसी कोई पहल नहीं हुई है। तो कहने का मतलब एक तो ये है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ तो चल रहा है। एग्जैक्टली किस इंटेंसिटी से चल रहा है ये नहीं पता। दूसरी बात देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार में एक सोशल साइकोलॉजी, उनका आधार क्या है? 1960 के बाद से, 52 के बाद से ही आप देखिए बिहार में 2 धारा था। एक लोहिया जी के नेतृत्व में, जिनके सिपाही थे कर्पूरी ठाकुर, जो पिछड़ों की बात करते थे, सोशलिस्ट के, और दूसरा था पिछड़ों की राजनीति तो करती थी, लेकिन उसके अंदर यह था कि पिछड़ों के अंदर एक सामंती पिछड़ा वाला भाव था कि अपर कास्ट को हटाओ। और अब नए नेता, उसके नेता बीपी मंडल थे। 67 में जब पहली ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, उसमें कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के साथ मिलके 1 साल के अंदर में उस सरकार को बीपी मंडल ने गिराया और कांग्रेस के समर्थन से 4 महीने के लिए बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद देखिए, जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई और कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनके मुंगेरी लाल कमीशन का, पिछड़ा आयोग का रिजर्वेशन फॉर्मूला, जिसमें उन्होंने 24% रिजर्वेशन लागू किया, उसमें 20% पिछड़ों के लिए था और 3% जो था वो जो आज के डेट में ईडब्ल्यूएस टाइप है, इकोनॉमिक आधार पे था, 1% महिलाओं के लिए था। उस 20% में कर्पूरी ठाकुर ने 60%, 12% मतलब कि 20 में 12, वो जिसे आप एमबीसी कहते हैं या ईबीसी कहते हैं, अति पिछड़ा, उनके लिए किया। और जिन्हें आप दबंग पिछड़ा कहते हैं, 4 जातियां हैं और बाकी, उनके लिए केवल 8%, मतलब कि 40% रखा, 60 और 40 का। इसका नतीजा ये हुआ कि उस समय एमपी थे जनता पार्टी के, पहला मुंगेरी लाल कमीशन का ऑन रिकॉर्ड उस समय कांग्रेस कर रही है, बाकी सवर्ण प्लेटफॉर्म से हो रहा है, लेकिन बीपी मंडल भी पहले हैं जिन्होंने उसका विरोध किया। और बीपी मंडल का मंडल कमीशन पिछड़ों के अंदर के डिवीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है जो कर्पूरी मॉडल में था। तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो 2 फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक सवर्णों के खिलाफ और दूसरा दबंग पिछड़ों के खिलाफ। तो बीजेपी का तो देखिए आज के डेट में क्या है कि सवर्ण तो चले आए बीजेपी के साथ, चूंकि दबंग पिछड़ों का एक पार्टी का उदय हुआ, लेकिन जो कमजोर पिछड़े थे, महादलित जैसी जातियां थी, उन्हें उस नेतृत्व की तलाश है, उस आइकन की तलाश है जो उन्हें सवर्ण दबंगों से और पिछड़े दबंगों से, दोनों से बचाए। तो कर्पूरी ठाकुर उस साइकिल जिसको नीतीश कुमार ने अब तक रिप्रेजेंट किया है। लेकिन याद रखिए, लालू यादव के उभार के साथ अति पिछड़ों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटा है। अति पिछड़ों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उसमें सुशील कुमार मोदी ने भी पहल की थी। तो बीजेपी
अति पिछड़ों में बिहार में भी सबसे ज्यादा टिकट देती है और सबसे बड़ी पार्टी है। अब कर्पूरी ठाकुर के आइकन को आगे लाके उस वक्त जब नीतीश कुमार वल्नरेबल है, ये निश्चित तौर पे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। और पहले भी जान लीजिए, हिंदुत्व और राम मंदिर और पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का विमर्श कोई अलग नहीं है। बीजेपी ने इसको इतनी बखूबी से एक साथ जोड़ा है कि ये ऐसा उलझन है कि जिससे विपक्ष कभी निकल नहीं पाएगा। ये बड़ा इवेंट है, बड़ी घटना है, और इससे इंडिया गठबंधन के लिए समस्याएं पैदा होंगी। देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय चल रहे थे, एक ये हिंदुत्व वाला, हिंदू मंदिर वाला, राम मंदिर वाला, तो ये तो हम लोगों ने व्याख्या की इसकी क्या असर होने वाले हैं। दूसरा एक जाति जनगणना, पिछड़ों की राजनीति, ये सब बहुत बड़ा एजेंडा लेके चल रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग, लेकिन उसमें दो डेंट मारे हैं बीजेपी की तरफ से गए हैं। एक तो अभी ताज़ा कि उनको भारत रत्न दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर जी को, और दूसरा उससे पहले जो अभी हालिया चुनाव हुए राज्यों के, उसमें उन्होंने यादव जी को, आदिवासी जी को, सबको उन्होंने सत्तासीन कर दिया है। तो वो चला भी नहीं था वो इशू। तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पे समझना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है क्या आज के बाद से, क्योंकि ये घटना और बड़ी है। और बिहार जो सबसे ज़्यादा, बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा जाति समीकरण गड़बड़ाते हैं, वहाँ ये एक बहुत बड़ा डेंट कर दिया है बीजेपी ने। छोटे से ब्रेक के बाद अभी चर्चा करेंगे। 2024 के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि क्या एजेंडा सेट हो गया है, और जिस एजेंडा को लेकर के मैं शो में आया था, उसके बाद शो के दौरान एक और एजेंडा आ गया है, और वो कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, और बुधवार को उनकी जयंती है, उसी के मौके पर ये होगा। और ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने में सक्षम है। हमारे पैनलिस्ट भी ऐसा मानते हैं। मेरे पास सर कुल 12 मिनट है, 3-3 मिनट सब आप लोगों के हैं। संजय जी, आपसे, इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी क्या इसने? अब ये एक और मुद्दा है जाति वाला भी इसमें फंस गया। बिल्कुल पूरी सहमति है नीरज जी इस आपके बात से। ऑलरेडी इंडिया गठबंधन उसमें कोई प्रॉपर मूवमेंट हो नहीं रहा था, अभी भी मुझे मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं पड़ी। और जिसका अभी घोषणा की गई है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, इससे तो और भी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस कार्ड को वो चलाना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जातिगत जनगणना एक ट्रम्प कार्ड है, जाति के आधार पर वो मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, लोअर ओबीसी को मोबिलाइज करेंगे, तो ये हथियार भी उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता फिर इंडिया गठबंधन करता क्या है? ना वो सीट शेयरिंग कर पा रहे हैं, ना अपने ढंग से कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। अब जो एक इशू लेके चले थे उसको भी भुला दिया, तो वो क्या चल क्या रहा वहां पे? नो, ऑन अ लाइटर नोट, हम जैसे पत्रकारों को और एनालिस्ट को डिबेट करने का मौका देते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि मूवमेंट तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कई महीनों से हम सुन रहे हैं कि गठबंधन हो गया है, सीटों का बंटवारा हो गया है, हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन कोई एक राज्य नहीं है नीरज जी जहां पर यह कहा जाए कि एक ये राज्य है जहां सीटों का बंटवारा हो गया, चाहे उस राज्य में 7 सीटें हो दिल्ली जैसे राज्य, या 48 सीटें हो महाराष्ट्र, या 40 सीटें वाला बिहार। कोई एक राज्य नहीं है जहां पर इन्होंने सीटों का बंटवारा ये कर पाए। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई एक पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। किसी एक फ्रंट पर मुझे तो आगे बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई बढ़ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा, आज 6ठा दिन, 7वां दिन, 8, 10वां दिन, 12वां दिन, बस इसकी गिनती हो रही है। वो लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। वोट वो बटोर रहे हैं या नहीं बटोर रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभय जी, हम लोग जब अपने चैनलों में जैसे बजट आने वाला तो उसकी तैयारी करते हैं, या लोकसभा की तैयारी करते हैं, हम लोगों के लिए प्रायोरिटी तय हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता इंडिया गठबंधन के दलों के पास 2024 के चुनाव लड़ने से ज़्यादा कौन सा जरूरी काम है? अभी आपने संजय जी से पूछा ये लोग कर क्या रहे हैं, तो मैंने इसका एक जगह जवाब दिया था कि सुबह के वक्त जब आप पार्क में जाते हैं तो वहां पे कुछ बुजुर्ग लोग सैर करते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको, तो बड़ी धीमी धीमी गति से चलते हैं, थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, सहताने लगते हैं। तो इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकता की गति और शैली इस किस्म की है। तो वो एक पुराने किस्म की राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, जैसे संजय जी ने भी सब बात कह दी, उसको दोबारा कहने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो जाए, महत्वपूर्ण हो, ठीक से टक्कर दे 2024 में, उन सभी को इस वक्त बहुत निराशा है कि ये लोग दरअसल ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं जैसा इनसे उम्मीद की गई थी। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि जनवरी के अंत तक या फरवरी के 10 फरवरी तक
किसी तरीके से कुछ सीटों के ऊपर भाजपा के मुकाबले एक एक उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, तो एक तरह की मैथमेटिक्स, एक तरह का अंकगणित ये हासिल कर लेंगे। लेकिन चूंकि इनके पास कोई केमिस्ट्री नहीं होगी, किसी भी किस्म का रसायन शास्त्र नहीं होगा, कोई नैरेटिव नहीं होगा, देश की जनता को मोदी के नैरेटिव के मुकाबले सुनाने के लिए कोई समांतर कहानी नहीं होगी, इसलिए इनके जो वो उम्मीदवार भी हैं वो भी जनता के साथ, जनता को कोई ऐसी कहानी नहीं सुना पाएंगे इससे जनता उनकी तरफ आकर्षित हो पाए। ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते, जो उनके लिए सबसे आसान काम था, वो आज तक उन्होंने नहीं किया। और क्यों नहीं किया, ये इस बात की कोई व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब कि ये तो नेताओं का काम नहीं होता, उनके बुद्धिजीवी हैं, उनको दिया जाता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम रख के उनके बीच में रखते, आपस में बहस करने के बाद, थोड़ा हेर फेर के बाद वो उसको स्वीकार कर सकते थे। तो कुछ तो उसके इर्द गिर्द, कितना प्रभावी होता नहीं होता अलग बात है, लेकिन कुछ तो उसके इर्द गिर्द उनके उम्मीदवार कोई बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। अभी सज्जन कुमार जी ने आपको सामाजिक न्याय की राजनीति का एक पैरेलल इतिहास बताया, जो कर्पूरी ठाकुर और मुंगेरी लाल कवि से जुड़ा हुआ था। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। मैं इसी में एक बात और जोड़ देता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर उनके एकमात्र सदस्य, जो दलित सदस्य थे RL नायक, ने अपना नोट ऑफ डिसेंट लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कारीगर जातियां हैं और जो खेतिहर जातियां हैं, उन दोनों की संख्या तकरीबन पिछड़े वर्ग में बराबर बराबर है, इसलिए जो भी आप उन्हें आरक्षण का प्रतिशत दें, अभी से इन दोनों को बांट दें आपस में। लेकिन बीपी मंडल, जो मुख्य तौर पर बीपी यादव थे, उन्होंने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। वीपी सिंह ने भी उस जो नोट ऑफ डिसेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया, किसी ने नहीं। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो पूरी खेतिहर पिछड़ों के लिए थी। उसमें जो कारीगर पिछड़े थे, जिनकी हालत बहुत बुरी थी, केवल छुआछूत के शिकार नहीं थे, बाकी उनकी बड़ी दुर्गति थी समाज में, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। वो जो गलती हुई है और उसके आधार पर जो सामाजिक न्याय की राजनीति चलती रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को, अति दलितों को, सबको अपनी तरफ खींचने में लंबे अरसे में, बहुत दिनों तक भाई प्रॉक्सी सामाजिक न्याय के नाम पे लोग वोट करते रहे। धीरे धीरे इनकी समझ में आ गया, नया नया आरक्षण मिल रहा है, नया टिकट मिल रहा है, इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। धीरे धीरे करके वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उत्तर प्रदेश में वो जा चुके हैं, दूसरे अन्य कई प्रदेशों में जा चुके हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार के जरिए वो उनके साथ थे। अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, साहब ने बताया कर्पूरी ठाकुर को भारत दे दिया गया है कि बिना नीतीश कुमार के भी उनको अपने साथ ला सके। तो ये प्रक्रिया वहां जारी है बिहार। जी सज्जन जी, मुश्किलें बढ़ रही इंडिया गठबंधन के लिए, मतलब कोई मुद्दा उनके लिए छूटा नहीं जा रहा है और बीजेपी वाले भी ना उनको उलझा के रखते। पहले तो ये प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पे कम से कम 10 दिन उलझा के रखा, जाओगे कि नहीं जाओगे, मिला कि नहीं मिला, इसी में वो दिन भर परेशान थे मेरे ख्याल में। तो इधर समझ नहीं पाया कि बड़ा गेम होने वाला है। हो गया अब देखिए, दो समस्याएं हैं। एक तो उनके अपोजिशन की अभी इंडियन डेमोक्रेसी को आप देखें तो प्राइमरली इसकी क्राइसिस जो है वो अपोजिशन की क्राइसिस है कि अपोजिशन चाह क्या रहा है, किस दिशा में जाना चाहता वो स्पष्ट नहीं है। और एक देखिए कि पहला एलिमेंट इसमें यह है कि समाज के सोच से इसकी अपनी डिसोनेंस है। जो भी समाज में लोकप्रिय है आप देखेंगे कि ठीक उसके उलटबासी करने की चाह है। और दूसरा आप देखिए कि कहीं ना कहीं इस इंडियन पॉलिटिक्स में एक ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन फेज जो है पुराने से नए की ओर जब जा रहा है, तो आप देखेंगे कि हमेशा था, आप फ्रांस में विक्टर ह्यूगो को पढ़ें या रशियन रिवॉल्यूशन से पहले की लिटरेचर्स को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि जब ओल्ड स्ट्रक्चर खत्म हो रहा था और नया आ रहा था, उस समय जो फ्यूडल एरोगेंस है ना, वो और ज्यादा बढ़ गया था, जो एग्जैक्टली ट्रांजिशन का फेज था। अभी आप देखेंगे जो कुछ अपोजिशन लीडर है, और मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं, स्थानीय या राज्य नेतृत्व की नहीं, आप कांग्रेस के हो या बाकी हो, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके स्टेटमेंट में, उनके बिहेवियर में इतना ज्यादा एरोगेंस है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे समाज को और पूरे पब्लिक को ही कैंसिल करने की कवायद। तो अभी जो मुश्किलें हैं वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है, बीजेपी इसकी बेनिफिशियरी भी है और बीजेपी इसकी मतलब की कारक भी है जो इसको मेंटेन भी कर रही। और उस लिहाज से देखें तो बड़ी बुरी स्थिति है। सीटों का तो आंकड़ा छोड़ दीजिए, अभी अपोजिशन चाह क्या रहा है आप किसी से भी जाके समाज में पूछ ले, मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूं, आइडियोलॉग या एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। मुश्किल समस्या है। प्रेम कुमार जी, बिहार के मन में क्या है इस घटना के बाद, और आप क्या देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की समस्या क्या है? कोई चीज़ तय नहीं कर पाते हैं, आलस है क्या? ये सर्दी बहुत पड़ रही तो इसलिए
थोड़ा नॉर्मल हो जाए मौसम, फरवरी में तो देखा जाएगा। चलिए नीरज जी, ये प्रश्न तो तब तक बना ही रहेगा जब तक कि कोई फॉर्मूला, कोई सीट शेयरिंग, कोई साझा कार्यक्रम सामने नहीं आता है। ये प्रश्न बना रहेगा निश्चित रूप से। और जो कर्पूरी ठाकुर वाला जो हुआ है भारत रत्न देने का फैसला, देखिए कर्पूरी ठाकुर बिहार में आमतौर पर आरजेडी या जेडीयू सब लोग उनको साथ लेके उनकी आइडियोलॉजी को चलते रहे हैं। अगर कोई नहीं चला है तो या बोलने में पीछे रही है तो बीजेपी ही पीछे रही है। लेकिन आज बीजेपी उसको कंपनसेट करने के लिए आगे आई है। तो अब है कि इसकी डिमांड जो है तेजस्वी यादव कर रहे थे बीते दिनों में कि कर्पूरी ठाकुर को दिया जाए भारत रत्न। तो अब ये लड़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत रत्न घोषित कर दिया तो पूरा नाई समाज जो है उठ करके उनके साथ चला जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव अपने फेवर में लाने की एक कोशिश जरूर की है। जो उनके पास नहीं है उसको पाने की कोशिश की है बीजेपी की। ये सियासत है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन को एक और बड़े प्लान पर अभी तो काम दिख नहीं रहा है। हालांकि दावा यह है कि हम अचानक चौंकाएंगे, दिखा नहीं रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं, प्रेस को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से है। लेकिन अगर अधिकतम 10 दिनों के भीतर, मान लीजिए इस महीने में अगर सीट शेयरिंग से लेकर के सैद्धांतिक सहमति तक कार्यक्रमों में अगर सामने इंडिया गठबंधन नहीं आता है तो फिर ये लड़ाई जो विपक्ष और सत्ता गठबंधन के बीच है, ये गैप फिर बढ़ता दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जनता के बीच में एक स्पष्ट नैरेटिव के साथ, स्पष्ट नारे के साथ और स्पष्ट कार्यक्रम के बारे में हालांकि बोलते हैं लोग कि कार्यक्रम नहीं है विपक्ष के पास। देखिए विपक्ष जब सड़क पर उतरता है, भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा उठाए, महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे, सत्ता के खिलाफ तो इतने कार्यक्रम, जो विरोध की बात होती है वही तो रास्ता भी होता है, वही तो रोड मैप भी होता है। प्रेम कुमार जी, कौन सा मुद्दा नहीं उठाया विपक्ष ने? सस्टेन ही नहीं करते हैं। अपने अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं इस मुद्दे के साथ खड़ा हूं और इसको लड़ूंगा। कौन सा मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया है? हर मुद्दा उठा के 3 दिन में फुस, क्योंकि खुद को कन्विक्शन नहीं है कि हमको इस मुद्दे पे आगे लेके चलना है। ये समस्या, जैसे अभी सज्जन जी कह रहे थे कि विपक्ष को तय करना है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मुश्किल के समय है ये, और आप उस सत्ता प्रतिष्ठान से लड़ रहे हैं जो राजनीतिक तौर पर बहुत चौकन्ना है, जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करता है। ऐसे और 10-20 तर्कश में तीर होंगे जो अभी चलेंगे चुनाव तक। तो आप अगर इतने ढीले हैं कि आप अपनी सीट नहीं तय कर पा रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि बहुत सर्दी है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, गुलाबी जाड़ा है फरवरी में, हम तब तय करेंगे, तो फिर गर्मी में तय करिएगा, शिमला में बढ़िया चिंतन बैठक करिएगा। देखिए नीरज जी, हम लोग इस बात को भुला रहे हैं कि बिहार ने जातीय सर्वेक्षण भी किया, फैसले भी लिए, इन बातों को भुला रहे हैं। और कांग्रेस ने भी जो संख्या के हिसाब से भागीदारी का सवाल उठाया, इससे ये लोग पीछे नहीं हटे। हाँ, चूंकि इंडिया गठबंधन का एक यूनिफॉर्म तरीके से, यूनाइटेड तरीके से रेजोल्यूशन नहीं आया है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ उस रूप में नहीं आया है जी। लेकिन ये एक सैद्धांतिक मसला है और चुनाव को प्रभावित करने वाला मसला। चुनाव सर सैद्धांतिक मसला नहीं है, चुनाव व्यवहारिक मसला है। चुनाव व्यवहारिकता में जीते जाते हैं। सिद्धांत तो मेरा है कि देश आदर्श बने, जीत लीजिए चुनाव, फिर आप चुनाव व्यवहारिकता में जीते जाते हैं, जिसमें काम करना होता है। जो अभी हम लोग इतनी देर चर्चा कर रहे हैं कि सीट बांटो, एक प्रत्याशी तय करो, सीएमपी बनाओ, प्रचार शुरू करो, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, एक एडवर्टाइजिंग कमेटी बनाओ, ये होती व्यवहारिकता। सिद्धांत तो भी अभय द्विवेदी ने कितने विस्तार से बताया कि किस सिद्धांत पर देश में चुनाव होने चाहिए, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। सर समय समाप्त हो गया है, माफ़ी चाहूँगा सर। अभी चूंकि बिहार का मामला बहुत गर्म है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बड़ा खेल होने वाला है, और ये आप फरवरी के पहले हफ्ते से पहले एक बड़ा खेल बिहार में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो क्या होगा, कैसा होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना लग रही। क्रोनोलॉजी आप देखिए नीतीश जी की नाराज़गी से टिल डेट, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ तो पक रहा है। क्या एग्जैक्टली है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।